साथ ही वो आयरन ड्रोन सिस्टम भी इजराइल को दिया जा रहा है जो हमास के रॉकेट्स को नष्ट करने के लिए जरूरी है। ऐसा लग रहा है मानो इस युद्ध के लिए प्लानिंग इजराइल ने की है और उसे अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा अमेरिका के कंधों पर है। समंदर में हमास पर इजराइल का हमला, छिपे आतंकियों को बर्बाद करने वाला अटैक। इजराइल जिस रफ्तार से हमले कर रहा है उससे भी तेज रफ्तार से अमेरिका से हथियारों की सप्लाई हो रही है। इजराइल की सेना इस समय 2 हथियारों का जबरदस्त इस्तेमाल कर रही है। पहला इजराइल की एयरफोर्स के फाइटर जेट और दूसरा हमास के रॉकेट मार गिराने वाला आयरन डोम सिस्टम। गाजा पर बमबारी करने के लिए इजराइल अपने F-16 जैसे फाइटर जेट से लगातार बमबारी कर रहा है और अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ऐसे विमान इजराइल की मदद के लिए भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स के 3 स्क्वाड्रन F-16 फाइटर जेट पहुंच गए हैं। अमेरिका की वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 24 विमान तक होते हैं। इन विमानों की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल को मदद देने के लिए यह फैसला लिया गया है। इजराइल जिस आयरन डोम सिस्टम के जरिए हमास के रॉकेट को हवा में नष्ट करता है उसमें भी अमेरिका ने मदद भेजी है। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमास के रॉकेट्स की निगरानी करके मिसाइलों की मदद से उसे जमीन पर गिरने से पहले ही बर्बाद कर देता है। आयरन डोम सिस्टम की 2 मिसाइल बैटरियां सीधे इजराइल भेजी जा रही हैं। इसमें आयरन डोम का राडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर और मिसाइलें मौजूद हैं। एक मिसाइल बैटरी जिसमें 4 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं और ये तैनात होने के बाद करीब 155 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की सुरक्षा कर सकती हैं। अमेरिका से मदद मिलने की खबरों के बाद इजराइल के हमले और घातक हो रहे हैं। बीती रात हमास ने समंदर के रास्ते इजराइल पर हमला करने की कोशिश की। ये आतंकी गाजा पट्टी की सुरंगों के जरिए समंदर के किनारे पहुंचे और जब वो इजराइल के बॉर्डर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तभी नेतन्याहू की सेना ने हमला कर दिया। लड़ाकू विमान और फाइटर जेट्स की मदद से उन सुरंगों को भी बर्बाद कर दिया गया जिसे आतंकियों ने इस्तेमाल किया था। दिन रात हमले हो रहे हैं और इजराइल का दावा है कि वो जमीन के रास्ते गाजा पट्टी में अटैक के लिए तैयार है। צה"ל מוכן לתמרון ואנחנו נקבל החלטה ביחד עם הדרג המדיני אודות המהות והעיתוי של השלב הבא. אנחנו מנהלים מלחמה. בשלב הזה ישנם שיקולים טקטיים עד אסטרטגיים. सिर्फ एक आदेश का इंतजार है और इजराइल का हमला शुरू हो जाएगा। इससे पहले की तैयारियां चल रही हैं। इजराइल के ड्रोन, फाइटर जेट्स और जमीनी हथियार अब तक अटैक कर रहे हैं। हमास की सुरंग से लेकर हथियारों का गोदाम तक सब इजराइल के निशाने पर हैं। एक एक करके सबका नंबर आ रहा है और इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड भी जंग की जबरदस्त तैयारियां कर रही है। ये इजराइल की पैदल सेना है जो अब तक के सभी बड़े युद्धों में शामिल रही है। सैन्य मोर्चे के साथ साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी इजराइल आक्रामक है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास के बारे में बयान दिया जिस पर इजराइल ने पलटवार किया और गुटेरेस का इस्तीफा मांग लिया। Mr. Secretary General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities like the barbaric atrocities that Hamas committed. But the UN is failing. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And by tolerating terrorism, you are justifying terrorism. असल में यूएन चीफ ने कहा था कि इजराइल पर हमास के हमले अचानक नहीं हुए बल्कि पिछले 56 साल से फिलिस्तीनी दमघोटू हालात में हैं। Relentless bombardment of Gaza by Israeli forces, the level of civilian casualties, and the wholesale destruction of neighborhoods continue to mount and are deeply alarming. For Israel, it's a matter of survival. The free world should remember and never forget what happened on October 7th. Today, this barbaric terror hit Israel. Tomorrow, it will be at everyone's doorstep, at everyone's doorstep. These terrorists don't have only Israel destruction in mind.
Their dream is the war. गुटरेस ने हमास के हमलों की निंदा की और गाजा पट्टी में सीज फायर की मांग की है, पर अमेरिका और इजराइल मानते हैं कि सीज फायर का फायदा हमास को होगा, यानी अभी गाजा पट्टी के आतंकी अड्डों पर धुआं होता रहेगा। तेल अवीव से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल हमास की जंग कब खत्म होगी इसका पता नहीं, लेकिन इस बीच एक नई लड़ाई के आसार दिख रहे हैं। इजराइल हमास के हमले में अमेरिका को खींचने की तैयारी हो रही है। आशंका है कि इजराइल का युद्ध अंजाम तक पहुंचने से पहले ही कहीं अमेरिका और ईरान में युद्ध ना शुरू हो जाए। इस डर की वजह है एक खबर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान और सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला हुआ है। यह हमला ड्रोन और रॉकेट्स के जरिए किया गया है। बीते एक हफ्ते में हुए इन हमलों में 24 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। अमेरिका का दावा है कि हमलों का तरीका ईरान से मिलता जुलता है, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी कि यदि तेहरान या उसके सहयोगी अमेरिका पर हमला करते हैं तो अमेरिका की सेना कोई गलती नहीं करेगी। ऐसे में क्षेत्र में जहां इजराइल और हमास के बीच पहले से घमासान चल रहा है, ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो हालात काफी बिगड़ सकते हैं। हमास के समर्थक भारत सहित पूरी दुनिया में मौजूद हैं। यहां तक कि यूएन के मंच पर भी हमास के पक्ष में बयानबाजी हुई है। इसे काउंटर करने के लिए इजराइल ने एक ऑडियो रिलीज किया है। अगले कुछ सेकंड में आप वो ऑडियो सुनेंगे जिसमें हमास का आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या करके जश्न मना रहा है, अपना गुनाह कबूल कर रहा है, और इस बयान को सुनकर पाकिस्तान के लिए भी हमास के समर्थन में बयान देना मुश्किल हो जाएगा। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के बाद हमास पर एक धमाकेदार ऑडियो बम गिरा दिया है। شوف كيف قتلك بيدي يا ابنك قتل يهود يا امي ربنا يحفظك يا الله اطلق انا صرت الكاري انا اول صخره فتحت صوت الله عز وجل। इजराइल ने जंग के 18वें दिन हमास की दरिंदगी का ऑडियो सबूत दुनिया के सामने रखा, जिसने आतंकियों के हमदर्दों की बोलती बंद कर दी। محمود خلص ارجعوا خلص ارجعوا ايش ارجعوا مش رجعوا اما النصر اما الشهاده امي ولدتني عشان هذا الدين على مالك على وين ارجع। ये ऑडियो हमास के आतंकवादी महमूद का है, जिसने इजराइल में दाखिल होकर 10 यहूदियों की हत्या की, फिर अपने माता पिता को फोन करके हैवानियत का सबूत दिया। हैरानी की बात है कि आतंकी महमूद के माता पिता ने भी उसे खूब शाबाशी दी। हेलो يابا يابا انا قاعد بكلمك من جوبا بسيم، افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف القتله، شوف كيف قتلك بيدي يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخل فلسطين يابا. الله اكبر، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يابا، ربنا يحميك يابا. قاعد بكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها، الله اكبر الله اكبر। हमास का आतंकी यहूदियों का कत्लेआम करके खुशियां मना रहा था। निर्दोष लोगों की हत्या करके इस आतंकी ने गाजा पट्टी में अपने परिवार से बात की और उसका परिवार भी हमले में उसका साथ दे रहा था। इजराइल का दावा है कि ये ऑडियो 7 अक्टूबर को हुए हमले के वक्त रिकॉर्ड किया गया। तब हमास आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया था। ये सिर्फ एक ऑडियो ही नहीं, बल्कि हमास का बड़ा कबूलनामा है। इससे कई बातें साफ हो रही हैं। पहली, हमास के आतंकी इजराइल के लोगों की हत्या करने के लिए ही आए थे। दूसरी, ये आतंकवादी हर यहूदी की हत्या करके तस्वीरें शेयर कर रहे थे। तीसरी, इस आतंकी हमले में आतंकियों के परिवार वाले भी उनका साथ दे रहे थे। चौथी, हमास को जितना खतरनाक माना गया था, असल में उन्होंने कहीं ज्यादा बर्बरता की थी। और पांचवी, हमास और उसके आतंकियों पर बिल्कुल रहम नहीं किया जाना चाहिए। इजराइल के इस ऑडियो सबूत के अलावा सैकड़ों वीडियोस भी आए हैं जो हमास के दरिंदों की सच्चाई सामने रख रहे हैं। हमास के कब्जे से एक दिन पहले ही 85 साल की एक इजरायली महिला को रिहा किया गया है और उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद हमास के हर अत्याचार के बारे में बताया है। לומר לכם את האמת, עברתי תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי חטפו. पूरी दुनिया में हमास की हैवानियत का पर्दाफाश हो चुका है। हर देश इजराइल पर, उसके नरसंहार पर उसे घेरने में लगा है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमास को खुला सपोर्ट मिला है।
आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान हमास के कत्लेआम को जायज मानता है, पर इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। हमास के कायराना हमलों के जवाब में इजराइल की सेना ने गाजा पर चौतरफा प्रहार किया है। यूएनएससी के मन से इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास के आखिरी आतंकी को खत्म करने से पहले वो गाजा पर हमले नहीं रोकेगा और अपनी भूमि की रक्षा के लिए वो किसी सीमा में भी नहीं बंधेगा। The proportional response to October 7 massacre is a total destruction to the last one of the Hamas. It is not only Israel's right to destroy Hamas, it's our duty. For Israel, it's a matter of survival. यूएन में अपनी बात रखते हुए इजराइल ने पश्चिमी देशों को आगाह किया। इजराइल ने कहा, हमास की दरिंदगी का ये महज ट्रेलर है। पश्चिमी देशों पर टारगेट कर हमास हैवानियत की पूरी पिक्चर दिखा सकता है। I want to speak to all of you and to tell you, the West is next. The West is next. The war which was imposed on us, there is no side. This war was imposed on us. Is not only Israel's war. It is the war of the free world. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमास के आतंक को लेकर अपने सख्त तेवर से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। ऑडियो वीडियो सबूत दिखाने के पीछे इजराइल का मकसद हमास को दुनिया के आगे बेनकाब करना ही नहीं, उन्हें आगाह करना भी है। साथ ही सुरंगों का मकर जाल बनाकर इजराइल पर हमला करने वाले हमास के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इजराइल का सख्त कदम उसे नेस्तनाबूद करने के लिए ही आगे बढ़ेगा, ये तय है। तेल अवीव से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमास के आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है उसकी सुरंगें। गाजा पट्टी में हमास के सुरंग की दुनिया इतनी खतरनाक है कि उसमें आतंकी कई दिनों तक छिपे रह सकते हैं। वहीं से आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं और बाहरी दुनिया को पता तक नहीं चलता है। पर अब इजराइल ने आतंक की सुरंग पर वार करने के लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। मतलब जहां आतंकी अपने आप को सबसे सुरक्षित समझते हैं, वहीं उनकी कब्र बनाने की तैयारी है। गाजा पट्टी में इजराइल के बमों से बचने के लिए हमास ने अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया है। हमास का ये पाताल लोक पूरे गाजा में फैला हुआ है। करीब 500 किलोमीटर लंबी इन सुरंगों को इजराइल ने गाजा मेट्रो का नाम दिया है। दावा है कि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में इसी सुरंग का इस्तेमाल किया गया था और लगातार बमबारी के बावजूद हमास के सुरंग नेटवर्क को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल ने जो जानकारी अमेरिका के साथ साझा की है, उसके मुताबिक 7 अक्टूबर हमले की प्लानिंग में हमास के चुनिंदा कमांडर शामिल थे। हमले की योजना बनाने के लिए आतंकियों ने किसी मोबाइल, कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया था। साजिश रचने के लिए हमास के कमांडर्स ने सुरंगों के अंदर बिछाई गई टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल किया। तारों से जुड़े इन टेलीफोन यानी लैंडलाइंस फोन के जरिए हमास के कमांडर आपस में सीक्रेट बातचीत करते थे। तारों का कोई सिग्नल नहीं होता था, इसलिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी लैंडलाइन टेलीफोन की बातचीत को ट्रैक नहीं कर पाई थी। हमले की प्लानिंग में गिरिते के हमास कमांडर ही शामिल थे। ऐसे में हमास आतंकियों के बीच मौजूद मोसाद का जासूसी नेटवर्क भी कोई जानकारी नहीं दे पाया। हमले की भनक किसी को ना हो, इसलिए इस प्लानिंग में शामिल हमास के कमांडर और आतंकी 7 अक्टूबर तक सुरंग के अंदर ही छिपे रहे। आखिर में जब फुल प्रूफ प्लान बन गया, तब हमास के आतंकवादियों को इजराइल पर हमले का हुक्म दिया गया। हमास के अंडरग्राउंड नेटवर्क से ही आतंकी चोरी छिपे इजराइल की सीमा के करीब पहुंच जाते हैं। इसमें कमांड सेंटर से लेकर रॉकेट्स का गोदाम भी है, जिसे लॉन्च करके इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट किया जाता है। इजराइल लगातार कोशिश करके भी इस नेटवर्क को तबाह नहीं कर पाया है। We give Palestinian Gaza till the last millimeter. There is no dispute in regards to the land of Gaza. But they take the money they receive from the world, and instead of building hospital, office building, commercial center, they took the money to dig tunnels, to build rocket factory, not for the favor of the people. इजरायली सेना ने इससे पहले सैकड़ों किलोमीटर सुरंग तबाह करने का दावा किया था, पर हमास के मुताबिक इजराइल के हमलों में सिर्फ 5% सुरंगें ही बर्बाद हुई। कहा जाता है एक जमाने में मिस्र और गाजा पट्टी की सरहद के नीचे लगभग 2500 सुरंगें थी।
इन सुरंगों के रास्ते मिस्र की सीमा से सामान, ईंधन और हथियार हमास के पास पहुंचते थे, पर साल 2010 में इजराइल ने इन सुरंगों को तबाह कर दिया था। बाद में हमास और दूसरे आतंकी संगठनों ने गाजा के भीतर सुरंगें खोदी ताकि इजरायली सेना पर हमले किए जा सके। 2006 में एक सुरंग के जरिए इजराइल के भीतर दाखिल होकर आतंकियों ने 2 सैनिकों को मार डाला था। तब इजराइल के गिलाद शालित नाम के एक सैनिक को अगवा किया गया था और उसे 5 साल तक बंदी बनाकर रखा गया था। हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी करता है। इसमें बिजली, लाइट और कई जगहों पर ट्रैक बिछाए गए हैं। पिछले कुछ सालों में हमास ने सुरंगें खोदने में महारत हासिल कर ली है। दावा किया जाता है कि सीरिया में विद्रोही लड़ाकों से हमास ने यह तकनीक सीखी है। कई जगहों पर यह सुरंग जमीन से 30 मीटर तक नीचे है और इनका रास्ता घरों, मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों के बेसमेंट से जुड़ा हुआ है। जब इनको तबाह करने की कोशिश में इजराइल बम गिराता है और उसकी चपेट में आम लोग आते हैं तो हमास को अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब जब आतंकवाद की बात होगी पाकिस्तान का नाम आएगा ही आएगा। इजराइल पर हमास के आतंकी हमलों में भी पाकिस्तान का नाम आ गया है और ये नाम लिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने हमास के आतंकी हमलों की तुलना मुंबई आतंकी हमले से करके एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। As this Council and the UN General Assembly have repeatedly affirmed, all acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali, in Luxor, Istanbul or Mumbai, in New York. आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा है और इस बार उसे शर्मसार किया है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से इजराइल में हमास के आतंकी हमले की तुलना 26/11 मुंबई आतंकी हमले से कर आतंकवादियों को एक्सपोज कर दिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकवादी समंदर के रास्ते आए थे और पूरे मुंबई में कई जगह पर आतंकी हमला किया था। आतंकियों ने बूढ़े, बच्चे और महिलाओं की हत्या की थी। इसी तरह 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी भी समंदर, सड़क और आसमान के रास्ते इजराइल के किबुत्ज बेरी में घुसे थे, जहां घर में घुसकर उन्होंने महिलाओं, बच्चों की हत्या की थी। एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से मुंबई के आतंकी हमले में शामिल आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की तुलना हमास और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से की। By Al-Shabaab, by Lashkar e Taiba, or by Hamas. They're unlawful and unjustifiable, whether victims are targeted for their faith, their ethnicity, their nationality, or any other reason. एंटनी ब्लिंकन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले का जिक्र किया और लश्कर ए तैयबा का नाम भी लिया। इन दोनों का ही संबंध पाकिस्तान से है। मुंबई आतंकी हमला पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंजाम दिया था। आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई थी। हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी पाकिस्तान में है और उसको अंजाम देने वाला आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के आतंक चरित्र को पूरी दुनिया पहचान गई है। अमेरिका तो उसी वक्त पाकिस्तान का असली रूप पहचान गया था जब उसने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस कर मारा था। इसलिए अब अमेरिका ने दुनिया से अपील की है कि वो आतंकवाद को पालने, पोसने और फंडिंग करने वाले देशों को पहचाने और उस पर एक्शन ले। This council has a responsibility to denounce member states that arm, that fund, and train Hamas or any other terrorist group that carries out such horrific acts. भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया से पहले अलग थलग कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत पश्चिमी देश पहले ही पाकिस्तान से दूर चले गए हैं। अब कुछ गिने चुने देश ही पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जिस तरह से हमास के आतंकी हमले का जवाब इजराइल एयर स्ट्राइक से दे रहा है और हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, क्या अब पाकिस्तान में लश्कर के ठिकानों पर हमला करने का वक्त आ गया है? जिस तरह से इजराइल हमास के आतंकी कमांडर्स को मार रहा है, अब लश्कर के आतंकी कमांडर्स के अंत का भी समय आ गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से बाज नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी चीचा लेदर करवा ली। UNSC की बैठक में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग अलापा। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो भारत ने भी उसे करारा जवाब देने में देरी नहीं की। भारत ने साफ कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। Mr. President, before I end, there was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country.
I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. I thank you. पाकिस्तान की एक बहुत गंदी आदत है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई गंभीर मुद्दा उठता है, पाकिस्तान वहां प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। अब जब पश्चिम एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव है, तो भी उसने अपने नापाक एजेंडे को जारी रखने की कोशिश की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बड़ा फोकस रहा वेस्ट एशिया के मसले को लेके, पैलेस्टाइन के मसले को लेके, पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने वही करा जो वो करता आया है, कश्मीर को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करी और भारत ने एक करारा जवाब दिया। और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को उठाने की कोशिश करी है। हमें पता है कि जब यूक्रेन और रूस के मसले को लेके भी यूएन में डिस्कशंस होती थी, तब भी पाकिस्तान ने कश्मीर को उठाने की कोशिश करी और एक करारा जवाब मिला। पाकिस्तान के अंदर हमास के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और वहाँ की जनता और नेता आतंकी संगठन के लिए मरने मारने को तैयार है। इसी वजह से अब जरूरी हो गया है कि आतंक के हर ठिकानों पर हमला होना चाहिए। दिल्ली से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत नई उड़ान भरने को तैयार है। एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी ने हाल ही में विक्रम 1 रॉकेट की तस्वीरें जारी की हैं, जिसे 2024 में लॉन्च करने की तैयारी है। उम्मीद है कि विक्रम 1 की सफल उड़ान के साथ स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होगी और भारत अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान बनाएगा। सफल रॉकेट लॉन्चिंग के बाद वो कंपनी भारत की स्पेस एक्स बन जाएगी। अंतरिक्ष में भारत नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। देश में बना नीले रंग का यह रॉकेट विक्रम 1 आसमान में ऊंची छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने देश में बने अपने विक्रम 1 रॉकेट को दुनिया को दिखाया, तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। विक्रम 1 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। यह विशालकाय रॉकेट उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने की तैयारी में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में स्काई रूट के नए हेडक्वार्टर द मैक्स क्यू कैंपस का उद्घाटन और रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया। There was a huge amount of talent, huge amount of acumen, huge amount of potential, huge amount of space capability waiting to happen in our young minds. But they were not getting the kind of enabling milieu that was required at the level of the policy planners, the political leadership, and Prime Minister Modi has given that. So today we are in a position where we no longer is India being seen as a country to be led by other countries. We are now giving leads to other countries, at least in the space sector. स्काई रूट को भारत का स्पेस एक्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्काई रूट भी स्पेस एक्स की तरह सस्ती और आसान लॉन्चिंग की दिशा में काम कर रहा है। बात विक्रम 1 रॉकेट की करें तो ये 7 मंजिला ऊंचा मल्टी स्टेज रॉकेट है। ये पूरी तरह से कार्बन फाइबर ढांचे वाला रॉकेट है, जो कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन लगा है। ये स्काई रूट का दूसरा रॉकेट होगा। इससे पहले कंपनी 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस रॉकेट की सफल लॉन्चिंग कर चुकी है। विक्रम 1 की लॉन्चिंग से भारत भी उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जहां निजी कंपनियां अपने बड़े रॉकेट लॉन्च करती हैं और सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर सकती हैं। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां स्पेसएक्स और अमेज़न समेत कई दूसरी कंपनियां स्पेस तक पहुंचने की होड़ में शामिल हैं। अगर प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट स्पेस इंडस्ट्री के अंदर होता है तो हम अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी इसरो जो है अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ लॉन्च और अन्य प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है। और अगर प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो इस तरीके की जो तकनीकी चीज़ें हैं, तकनीकी पहलू और प्रोसेसेस हैं, वो काम जो है वो काफ़ी सरलता से हो पाएगा। स्काई रूट का दूसरा रॉकेट विक्रम 1 सफल हुआ तो वो भी स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनी को टक्कर दे सकता है। विक्रम 1 कई उपग्रहों को एक साथ कक्षा में पहुंचाने की क्षमता रखता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में स्पेसएक्स काम करती है। स्पेसएक्स तो अंतरिक्ष में इंसानों को भी पहुंचा चुका है और अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने के लिए उसकी सेवाओं का इस्तेमाल करती है। स्काई रूट के रॉकेट का एक फायदा ये भी होगा कि इसरो को अब ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने का समय और मौका मिलेगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि साल 2040 तक ये सेक्टर करीब $1 ट्रिलियन तक बड़ा हो चुका होगा। भारत इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के साथ साथ इस गैप को भरना चाहता है और इसके लिए इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों के अलावा निजी कंपनियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
स्पेस एक्स जो है वो डेफिनेटली एक बड़ा नाम है और भारत क्योंकि अभी इस प्रोसेस पे मतलब एक फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए विक्रम का नाम भी प्रारंभ, मिशन का नाम भी प्रारंभ रखा गया है। विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम नाम दिया गया है इस रॉकेट का लॉन्च का। तो डेफिनेटली जिस तरह से स्पेस एक्स ने इस फील्ड में अपना नाम बनाया है, तो उसी तरह से भारत के लिए ये एक माइलस्टोन की तरह काम करेगा। स्काई रूट को भरोसा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो बड़ी संख्या में और बेहद किफायती रॉकेट न सिर्फ बना पाएगी बल्कि सफलता से अंतरिक्ष में कामयाबी भी हासिल करेगी। स्काई रूट ने अगले एक दशक में 20,000 छोटे सैटेलाइट छोड़ने का लक्ष्य रखा है। विक्रम 1 की सफल उड़ान से देश की उन कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो इस बाजार में अपने लिए मौके तलाश रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।